हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ्यूल के 7 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किए थे और मुझे लगता है कि आपने वो सारे के सारे प्रिंसिपल अब तक डिटेल में स्टडी कर लिए होंगे। सो जो आज की वीडियो है हमारी, उसमें हम बचे हुए फ्यूल के प्रिंसिपल को डिटेल में कवर करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। एंड आवर फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर टुडे इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये जो प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये बेसिकली हमें ये गाइड करता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसी एक इंडिविजुअल पे रहेगी, लाइक एक टॉप मोस्ट अथॉरिटी के पास रहेगी जो मैनेजमेंट में टॉप मोस्ट पे है, या पूरे के पूरे मैनेजमेंट लेवल पे इक्वली डिस्बर्स किया जाएगा उसको। सो ये प्रिंसिपल हमें बेसिकली यही गाइड करता है। सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल को डिटेल में कवर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन हम किसे बोलते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन हम किसे बोलते हैं। सो सेंट्रलाइजेशन हम किसे बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। मतलब कि जब डिसीजन मेकिंग पावर या जो पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है वो मैनेजमेंट में जो कुछ टॉप लेवल पे इंडिविजुअल्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास सारे के सारे डिसीजंस लेने की पावर होती है, उसे बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। अब हम देख लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन हम किसे बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली हम बोलते हैं जब हम पूरी की पूरी अथॉरिटी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जब सारे के सारे लेवल्स होते हैं जो मैनेजमेंट के होते हैं, आप सब लेवल को इक्वल अथॉरिटी असाइन कर देते हो अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, उसे बोलते हो आप डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है? जब सारी की सारी पावर टॉप लेवल अथॉरिटी के पास है, उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोल लेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब आप सिस्टेमेटिक वे से पूरी की पूरी अथॉरिटी को सारे मैनेजरियल लेवल पे डिस्बर्स कर देते हो, उसे बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो हमारा फ्यूल था उसने क्या बोला था? उसने ये बोला था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कम्प्लीटली 100% सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, ना उसमें कम्प्लीटली 100% डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उसने ये बोला था कि इन दोनों का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय करना चाहिए। सो उसने यही बोला था, नॉट कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और नॉट कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो 100 का 100% उसमें सेंट्रलाइजेशन होगा कि वहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पे सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करेंगी आपकी कंपनीज। अब वो कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो अभी हम एग्जाम्पल के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं। एक है हमारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही बड़े लेवल पे रन कर रहा होता है। अब स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? जहाँ पर कम इंडिविजुअल एम्प्लॉयड होते हैं, लाइक वहाँ पर ज़्यादा इंडिविजुअल एम्प्लॉयड नहीं होंगे। सो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि वो ज़्यादातर फोकस रखेंगे सेंट्रलाइजेशन पे। मतलब उन्होंने मेजर डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखी है, वहाँ के जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, और जो इरेगुलर मतलब जो छोटे मोटे डिसीजन से रिलेटेड पावर है वो उसने अपने सबॉर्डिनेट को दे दी। और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि जिनके आपने नेम सुने होंगे, रिलायंस, टाटा, बिरला, सो इन ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑप्टिमम डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ऑप्टिमम डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि वहाँ पर सिस्टेमेटिक वे से वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी डिस्बर्स करते हैं। जो मेजर डिसीजन से रिलेटेड अथॉरिटी होती है वो हमेशा टॉप लेवल पर रहती है, बट जो मतलब मोनोटनस डिसीजन से रिलेटेड अथॉरिटी होती है वो डिस्बर्स कर दी जाती है लोअर लेवल मैनेजमेंट में। सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमें यही बताता है कि ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन 100% सेंट्रलाइज हो सकता है, ना ही 100% डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, वो इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। सो अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? आवर फर्स्ट बेनिफिट इज डिक्रीज वर्कलोड। अब जब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रॉपर वे से फॉलो किया जाएगा, सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे रहते हैं वो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अपने पास नहीं रखेंगे, वो इसको नीचे भी ट्रांसफ़र करेंगे। सो इससे उनका एक तो वर्कलोड कम होगा,
क्योंकि वो जो छोटे मोटे डिसीजन से रिलेटेड अथॉरिटी है वो लोअर लेवल वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इससे एक उनका वर्कलोड रिड्यूस होगा और साथ ही वो क्विक डिसीजंस ले पाएंगे। क्विक डिसीजन वो कैसे ले पाएंगे, क्योंकि वो अब सिर्फ मेजर काम पे फोकस रख रहे हैं, जो छोटे मोटे काम थे वो उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया। सो इससे एक तो क्विक डिसीजन का बेनिफिट मिलता है। और अगर आप इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हो, मतलब अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तब उस सिचुएशन में आपके पास क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगी। पहली डिसएडवांटेज क्या रहेगी कि इससे जो आपके मैनेजर्स होंगे उनका वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाएगा। वर्कलोड इंक्रीज़ कैसे होगा, अब जब एक ही बंदा सारा काम कर रहा है सो ऑब्वियस सी बात है वो अपना काम उतने अच्छे से कर भी नहीं पाएगा। एक तो उसका वर्कलोड इंक्रीज़ होगा और साथ ही कभी भी आप क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अगर उसे ऑन द स्पॉट कोई डिसीज़न लेना पड़ गया वो ऑन द स्पॉट डिसीज़न नहीं ले पाएगा। किस वजह से, क्योंकि सिर्फ मतलब 2-4 बंदे ही हैं जो सारे के सारे डिसीज़न ले रहे हैं। सो इस वजह से फेयोल ने ये बोला था कि आप ना कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड रहो ना आप कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड रहो, आप इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन एडॉप्ट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। अब जो स्केलर चेन का प्रिंसिपल है ये हमें ये बताता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होगी वो किस वे से होगी, मतलब आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। जैसे कि सपोज करो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो और अगर आपको अपनी बात अपने टॉप मोस्ट ओनर तक पहुंचानी होती है तब आप कैसे करते हो, आप अपने बॉस को बोल लोगे और आपका बॉस उसके बॉस को बोल लेगा। सो ऐसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन चलती है। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो आप इस लेवल पे काम कर रहे हो और आपको कम्युनिकेशन करनी है ए लेवल पे जो मैनेजर काम कर रहा है। सो एफ क्या बोल लेगा, ई को बोल लेगा। एफ जो कम्युनिकेशन करनी होगी वो ई को बताएगा, ई इन टर्न डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा और बी ए को बताएगा। सो स्केलर चेन प्रिंसिपल हमें यही बोलता है कि किस चेन के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होगी। सो स्केलर चेन रेफर्स टू द लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक। मतलब कि वो चेन जो कि हमें ये शो करेगी कि हाईएस्ट लेवल पे कौन है, लोअर लेवल पे कौन है, और जो सारी की सारी कम्युनिकेशन होगी वो इसी चेन के थ्रू होगी। लाइक एफ ई को बताएगा, ई डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा। और जो ये चेन है ये स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएगी। फेयोल ने ये बोला था कि जो हम ये चेन फॉलो करेंगे हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, हम कभी भी इसमें कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। लाइक अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मोस्ट लेवल तक अपनी बात को पहुंचाना है तो आप अपने सुपीरियर को बताओगे, आपका सुपीरियर उसके सुपीरियर को बताएगा और आप इसमें कभी भी कोई भी स्टेप मिस नहीं करोगे। लाइक ऐसा कभी नहीं होगा कि एफ डी को बोल देगा या एफ बी को बता देगा। और ये फेयोल ने क्यों बोला था कि हम कोई भी पॉइंट स्किप क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट स्किप करते हो तो काफ़ी बार क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप क्या होता है, जब आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर वे से नहीं हो पाती, मतलब जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता, उसे बोलते हैं हम कम्युनिकेशन गैप। सो फेयोल ने यही बोला था कि अगर आपको इस कम्युनिकेशन गैप को बिल्कुल ख़त्म करना है सो आपको जो ये चेन ऑफ अथॉरिटी है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। सो फेयोल ने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया था। सपोज करो है हमारे पास पॉइंट ए पे अब जो मैनेजर काम कर रहा होगा, अभी सिंपली हम ले लेते हैं कि हमारा एक मैनेजर ए है, उसके नीचे 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी काम कर रही है। लाइक उसके 2 सबॉर्डिनेट हैं, सबॉर्डिनेट बी एंड सबॉर्डिनेट एल, और उनके सबॉर्डिनेट कौन है, सी और एम। सी का सबॉर्डिनेट कौन है, डी। डी का सबॉर्डिनेट कौन है, ई। अब फेयोल ने ये बोला था कि अगर सपोज करो एफ को ओ से कम्युनिकेट करना है तो नॉर्मल बिजनेस में वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, एफ ई को बताएगा, ई डी को, डी सी को, सी बी को, बी ए को, और फिर ए एल को कम्युनिकेट करेगा, एल एम को, एम एन को, और एन करेगा ओ को कम्युनिकेट। सो ये मेथड फॉलो होगा नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन में, अगर आपकी नॉर्मल सिचुएशन चल रही है। बट अगर काफ़ी बार आपको कम्युनिकेट करना पड़ जाता है अर्जेंट सिचुएशन में, लाइक आपको कोई डिसीजन लेना है और वो ऑन द स्पॉट लेना पड़ रहा है, तब फेयोल ने बोला था कि आप इस लॉन्ग मेथड को अवॉइड करोगे और आप कौन सा मेथड अडोप्ट करोगे, आप अडोप्ट करोगे गैंग प्लैंक।
ये गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक बेसिकली जो ये लॉन्ग वे था इसी को रिमूव करने के लिए फ्यूल ने गैंग प्लैंक डिस्कवर किया था। ये क्या बोलता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, जैसे कि एम्प्लॉय ई है और वो किसी दूसरे लेवल के एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जैसे ई अलग डिपार्टमेंट में है, ओ अलग डिपार्टमेंट है और ये दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर ई को ओ से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है सो अगर वो इतना लंबा मेथड फॉलो करेगा सो ऑब्वियस ही बात है उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो ई डी की परमिशन लेने के बाद क्या करेगा, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेगा ओ को, और ये ई और ओ के बीच में कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब इनके सुपीरियर डी और एन इनको अलाउ करेंगे कि आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। सो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कम्युनिकेशन होती है इसे बोलते हैं हम गैंग प्लैंक। सो गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक स्केलर चेन की एक एग्जम्पशन है, क्योंकि स्केलर चेन क्या बोलते हैं, हमें एक प्रॉपर चेन फॉलो करनी पड़ेगी हमने कम्युनिकेशन के लिए। लाइक कभी भी आप डायरेक्टली अपने जो टॉप मोस्ट लेवल है उस पर कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको सुपीरियर के थ्रू हायर लेवल पे अपनी कम्युनिकेशन को पहुंचाना पड़ेगा। बट अगर किसी सिचुएशन में अगर कोई अर्जेंट डिसीजन लेना है तब आप डायरेक्टली गैंग प्लैंक के थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को डायरेक्टली अपने डिज़ायर्ड इंडिविजुअल से कर सकते हो। सो ये बताया था फ्यूल ने। अब जो इस स्केलर चेन का प्रिंसिपल है इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इससे सिस्टमैटिक फ्लो कैसे रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है तो आपको किस वे से करना है। सो इसमें किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। आपको पता है आप अपने सुपीरियर को बताओगे, आपका सुपीरियर जाकर अपने सुपीरियर को बताएगा। सो इस वे से आपकी कम्युनिकेशन चलेगी और इसमें कोई भी कम्युनिकेशन गैप अराइज नहीं होगा। गैप क्यों नहीं अराइज होगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे है कम्युनिकेशन करने का। और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, आप इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हो, उस सिचुएशन में क्या क्या आउटकम रहेगी। सबसे पहला, कम्युनिकेशन में कुछ भी सिस्टमेटिक वे नहीं रहेगा, आप किसी को भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। सेकंड, इससे कम्युनिकेशन गैप अराइज होगा, र्यूमर्स अराइज होंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो स्केलर चेन के प्रिंसिपल में फ्यूल ने बेसिकली यही बोला था, जब तक नॉर्मल सिचुएशन है आप इस चेन को फॉलो करोगे, अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तब आप इस प्रिंसिपल को अवॉइड कर कर आप गैंग प्लैंक के थ्रू अपने दूसरे जो डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। अब जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है ये हमें क्या बोलता है कि हर प्रॉपर आइटम को रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस होगा और हर एक इंडिविजुअल के लिए एक प्रॉपर डेजिग्नेशन होगी जहाँ पर आप उससे डायरेक्टली मीट कर सकते हो। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमें यही बोलता है कि एक पर्टिकुलर आइटम के लिए एक प्रॉपर प्लेस होगा और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, एक पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ पर जाकर आप उससे डायरेक्टली मिल सकते हो। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बेसिकली हमें यही बोलते हैं, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन इन इस और हर प्लेस। सो फ्यूल ने क्या बोला था कि प्रॉपर अरेंजमेंट होगी मैन की और मटेरियल की। मैन की अरेंजमेंट, उनके लिए प्रॉपर कैबिन बने होंगे। लाइक आपने देखा होगा कि आपके सुपरवाइजर्स के प्रॉपर कैबिन होते हैं, जैसे कि आपके जो स्कूल होते हैं वहाँ पर एचओडी का अलग कैबिन होता है, प्रिंसिपल का अलग कैबिन होता है, वाइस प्रिंसिपल का अलग कैबिन होता है, और मटेरियल के लिए भी प्रॉपर प्लेस होता है। लाइक बास्केटबॉल स्कूल में प्रॉपर प्लेस पे रखी होती हैं, अगर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने वो अलग प्लेस पे रखे होते हैं, ड्राइंग का रूम अलग होता है, कंप्यूटर का रूम अलग होता है। सो ये बोलते हैं हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज करो आपकी कोई कंपनी है, आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। सो अभी हमने एग्जांपल लिया, एक कंपनी है जो रिपेयरिंग वगैरह का काम करती है। सो रिपेयरिंग के काम के लिए उसे काफ़ी सारे टूल्स रिक्वायर होंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलेगा, जो प्रॉपर टूल्स हैं उनका एक प्रॉपर रूम होगा कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को उन टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई भी वर्कर है जिसको वो टूल रिक्वायर है, तो वो डायरेक्टली उस रूम में जाएगा और वहाँ से वो टूल्स यूज़ करके वापस वहीं पर रखेगा। और ऐसे ही अगर कोई सुपरवाइज़र है, अगर कोई वर्कर अपने सुपरवाइज़र से मिलना चाहता है तो सुपरवाइज़र का प्रॉपर रूम अलॉट होगा, ताकि अगर किसी वर्कर को कोई गाइडेंस चाहिए तो वो डायरेक्टली उस सुपरवाइज़र के पास जाकर गाइडेंस ले सकते हैं। ये नहीं है ये वर्कर पूरा दिन कंपनी में उस सुपरवाइज़र को ढूंढता फिरे कि वो कहाँ पर है। सो इसके लिए सुपरवाइज़र्स के प्रॉपर कैबिन होंगे। अगर किसी एम्प्लॉय को गाइडेंस चाहिए
तो वो डायरेक्टली उसके रूम में जाकर गाइडेंस ले सकता है। सो ये बोलता है हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कि हर सामान को रखने की एक प्रॉपर जगह होगी, हर इंडिविजुअल का एक प्रॉपर रूम होगा जो उनके सुपरवाइज़र या जो मैनेजरियल पोस्ट पे काम करते हैं। अब जहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो होगा उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे। पहला इम्पैक्ट क्या है, इसमें आपकी सर्चिंग में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट क्यों नहीं होगा, आपको पता है कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, आपको पता है अगर कोई सुपरवाइज़र से बात करनी है वो किस रूम में आपको मिलेगा। सेकंड बेनिफिट क्या है, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग। अब जब आपको पता है कि ये सामान यहाँ पर रखा है, आप सिंपली उस प्लेस पर जाओगे, वहाँ से सामान लोगे और अपना काम कर दोगे। सो आपका जो टाइम वेस्ट होना था वो टाइम रिड्यूस होगा। सो इससे सिस्टमेटिक और स्मूथ वर्किंग हो जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। और जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता उस सिचुएशन में क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहते हैं। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत सर्च में, आपको पता ही नहीं कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। सपोज करो आप अभी स्कूल में हो और आपको ये नहीं पता कि आपकी कंप्यूटर लैब कहाँ पर है। सो तब आप क्या करोगे, हर रूम में जाओगे, देखोगे कि कंप्यूटर लैब कहाँ पर है और इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। सो ऐसे इस ऑर्गेनाइजेशन में इससे एक तो टाइम वेस्ट होगा और सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्मूथ नहीं रहेगी, उसमें काफ़ी टाइप्स की हर्डल्स आएंगी। सो फ्योल ने यही बोला था कि हर आइटम को प्रॉपर जगह पे रखो और हर इंडिविजुअल के लिए एक प्रॉपर प्लेस असाइन करो, ताकि अगर किसी को उससे जाकर कांटेक्ट करना है वो डायरेक्टली उस प्लेस पे जाएगा और वहाँ पर जाकर उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इक्विटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें क्या बोलते हैं कि आप किसी भी टाइप की पार्शियलिटी नहीं करोगे अपने एम्प्लॉयज़ में। लाइक दो एम्प्लॉयज़ हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हो, सो आप उनमें किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं करोगे। सो ये बोलते हैं हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, आप दोनों को सेम नज़र से देखोगे। अगर कोई मिस्टेक कर रहा है आप उसको पेनलाइज करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि ये मेरा रिलेटिव है इसको मैं पेनलाइज नहीं करूँगा, दूसरा मेरा रिलेटिव नहीं था उसको मैंने पेनलाइज कर दिया। सो इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा हर एम्प्लॉय को। सो यहाँ पर लिखा है इट मीन्स काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज़। मतलब आप सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही नज़र से देखोगे, आप किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे ऑन रिलीजन, आप उनके रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ना ही आप ये देखोगे कि वो मेल है या फीमेल है उसके बिहाफ पे आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे, ना ही आप लैंग्वेज, कास्ट, इसके बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। सो आप इक्वली ट्रीट करोगे। आप ये देखोगे अगर वो आपका एम्प्लॉय है, सो अगर वो गलती कर रहा है आप उसे पनिशमेंट दोगे, अगर नहीं कर रहा तब आप उसे पनिशमेंट नहीं दोगे। और सबके लिए सेम रूल रहेंगे, किसी के लिए भी कोई भी प्रेफरेंशियल रूल नहीं रहेगा। सो हर एम्प्लॉय को हम इक्वली ट्रीट करेंगे। सो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज करो आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में आप मैनेजर काम कर रहे हो, मतलब आप किसी कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रहे हो। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो और आपके नीचे दो सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट ए और सबॉर्डिनेट बी। और जो सबॉर्डिनेट ए है ये आपका रिलेटिव है और सबॉर्डिनेट बी आपका रिलेटिव नहीं है और दोनों ने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। सो आपने क्या किया, इसको तो पूरी सैलरी दे दी बट आपने इसको पूरी सैलरी नहीं दी। सो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, इक्विटी का प्रिंसिपल। बट इक्विटी का प्रिंसिपल हमें कभी भी ये नहीं बोलता कि जो आपके सुपरवाइज़र हैं, मतलब जो सुपरवाइजरी लेवल पे या मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं और जो एज अ पीएन काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी भी सेम रहेगी। सैलरी उनकी उसके लेवल पे सेम रहेगी। लाइक जो आपके पीएन है उनकी सैलरी पीएन की आपस में इक्वल रहेगी। मतलब आप किसी भी पीएन में ये नहीं देखोगे कि ये मेरा रिलेटिव है मैं इसको ज़्यादा सैलरी दे देता हूँ। बट जो आपकी सैलरी रहेगी वो ऑब्वियस सी बात है, सुपरवाइज़र ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, पीएन थोड़ा डिग्रेडेड काम करता है इसलिए उसको कम सैलरी मिलेगी। इक्विटी का मतलब ये है अगर सुपरवाइज़र हैं तो सारे के सारे सुपरवाइज़र को सेम ट्रीट किया जाएगा। अगर आपकी कंपनी में पीएन काम कर रहे हैं सारे के सारे पीएन को इक्वली देखा जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है आप उसको हायर लेवल जितनी सैलरी दोगे। सो ये बोलते हैं हमें इक्विटी का प्रिंसिपल। अब जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, एक तो इससे आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे। सेटिस्फाई क्यों रहेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि हर एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, किसी को भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा। और सेकंड इसका बेनिफिट क्या रहेगा, मोटिवेशन। ये आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा। मोटिवेट कैसे करेगा, उनको पता है कि अगर कोई भी मिस्टेक करता है सबके लिए रूल्स इक्वल हैं, किसी के लिए भी कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है।
सो ये उनको मोटिवेट करेगा। और अगर ये प्रिंसिपल आप वॉयलेट करते हो तब उस सिचुएशन में क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। पहला तो आपके एम्प्लॉय कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। सेटिस्फाई क्यों नहीं रहेंगे? जैसे कि यहाँ पर ही हमने एग्जांपल देखा, ए को इक्वल सैलरी मिलेगी, पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी, बट बी को आधी सैलरी मिली। ऑब्वियस ही बात है ये डिससेटिस्फाई रहेगा और इसका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी कम रहेगा। एज अ रिज़ल्ट जो बी की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो इक्विटी के प्रिंसिपल में फ्यूल ने यही बोला, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को सेम ट्रीट करो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज एंड कास्ट। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हमें क्या बोलते हैं कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एक बार हायर कर लिया, आपने उनको सिस्टमेटिक वे से जब हायर कर लेते हो तब आप उनको एक प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए एक पोजीशन पे रखते हो ताकि वो उस पोजीशन पे रहकर सारा का सारा काम सीख सके और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट अचीव कर सके। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हमें यही बोलते हैं कि अगर आप एक बार एम्प्लॉयज़ को, किसी भी एम्प्लॉय को आपने हायर कर लिया और आपने सपोज करो उसे कोई पर्टिकुलर काम असाइन कर दिया, लाइक उसको काम असाइन कर दिया आपने डाटा एंट्री का, सो आप उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दोगे, लाइक आप उससे 1 साल डाटा एंट्री ही कराओगे। ये नहीं है कि आज आप उसने डाटा एंट्री का काम दे दिया आपने उसको, कल आप उसे मतलब लोडिंग का काम दे रहे हो कि ट्रक में सामान भर दे, फिर परसों आप उसे डाटा एंट्री दे रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं फॉलो होगा। मतलब जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर लोगे उसे एक प्रॉपर टाइम पीरियड दोगे उस जॉब में मास्टरी परफॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पर यही लिखा है, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफ़र। आप उसे फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र नहीं करोगे, मतलब आज इस जॉब पे काम दे दिया, कल दूसरी जॉब असाइन कर दी उसे और परसों तीसरी जॉब असाइन कर दी। और ना ही आप उसे टर्मिनेट करोगे, मतलब आज आपने उसको हायर किया और कल जाकर आप उसे कंपनी से निकाल देते हो। और ये प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इसलिए फॉलो किया जाएगा क्योंकि ये आपके एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। क्योंकि जब तक आपके एम्प्लॉयज़ को ये नहीं इंश्योर होगा कि आपकी जॉब सिक्योर है, ऑब्वियस सी बात है वो कभी भी 100% अपना वर्क प्रोडक्टिविटी में नहीं दे पाएंगे, वो 100% से कभी भी अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा क्या चलेगा कि हो सकता है कल कंपनी मुझे निकाल दे, परसों मुझे निकाल दे। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हमें यही बोलते हैं, जिस एम्प्लॉय को आप हायर कर लेते हो उसको एक प्रॉपर टाइम पीरियड देते हो ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से सीख सके और अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर सके। आप ना ही उसे जल्दी ही टर्मिनेट करोगे, ना ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करोगे। ये प्रिंसिपल उनको इंश्योर करता है उनकी जॉब सिक्योरिटी। अब इसको हम एक एग्जांपल से, जो मैंने आपको बताया कि आपने कोई एक एम्प्लॉय हायर किया जिसको आपने काम दिया है डाटा एंट्री का। सो सपोज करो आपने उसको 1 अप्रैल 2022 को क्या किया है, 2022 को आपने उसको हायर किया है। सो ये नहीं है जाकर आप उसको कि 10 अप्रैल को आप उसको अपनी कंपनी से निकाल दोगे। सो अगर आप उसको निकालते हो, यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट होता है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। और जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है उसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एक तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। कॉन्फिडेंस क्यों इंक्रीज़ होगा? उसको पता रहेगा कि इस कंपनी ने मुझे आज ले लिया तो ऑब्वियस ही बात है मैं 1-2 साल तक यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। रेपुटेशन क्यों इंक्रीज़ होगी? जब वहाँ पर एम्प्लॉय स्टेबल है, ऑब्वियस ही बात है उस कंपनी का मार्केट में नेम होगा कि इस कंपनी ने अगर एक बार एम्प्लॉय ले लिया तो वो सालों साल तक यहाँ पर काम करता है, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। और थर्ड बेनिफिट क्या है? लो लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है? जब आपके एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी जल्दी लीव करते हैं, सो उसको बोलते हैं हम लेबर टर्नओवर। जहाँ पर ज़्यादा लेबर टर्नओवर होता है उनका उतना ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि नए नए एम्प्लॉय आएंगे, आपको हर बार उनको ट्रेन करना पड़ेगा। सो इसका बेनिफिट क्या है? लो लेबर टर्नओवर। और जहाँ पर ये प्रिंसिपल वॉयलेट होता है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? एक तो आपके एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस कम रहेगा, क्योंकि उनको पता रहेगा कि ये कल मुझे किसी दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र कर देंगे। आज मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, कल ये मुझको फाइनेंस में भेज देंगे। ऑब्वियस सी बात है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपकी कंपनी की रेपुटेशन कम होगी और जो लेबर टर्नओवर रेट होगा वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिचर का खर्चा आएगा वो ज़्यादा आएगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यही बोलता है एक बार एम्प्लॉय ले लो, उसको कुछ प्रॉपर टाइम पीरियड दो ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर सके कि वो कितना एफिशिएंटली और कितना इफेक्टिवली काम कर सकता है। सो ये बताता है हमें स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव क्या बोलता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनको प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो ये दिखा सकें कि वो भी उतने ही कैपेबल हैं। आप उनसे उनकी सजेशन लो, मतलब अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हो, पहले अपने सबॉर्डिनेट की सजेशन लो, फिर उस सजेशन लेने के बाद अपना डिसीज़न लो। सो इनिशिएटिव यही बोलता है कि एम्प्लॉयज़ मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान्स, मतलब कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो भी प्लानिंग वगैरह में आपकी हेल्पफुल कर सके, मतलब वो आपकी हेल्प कर सकें। सो इनिशिएटिव आपका पहला कदम होता है सेल्फ मोटिवेशन की तरफ, क्योंकि जब आप इनिशिएटिव प्रिंसिपल फॉलो करोगे, जो आपके नीचे काम कर रहे होंगे आप उनसे सजेशन लोगे कि लाइक भाई मुझे ये डिसीज़न लेना है, आप अपनी सजेशन बताओ कि मैं इस डिसीज़न को कैसे लूँ। सो आपके जो सबॉर्डिनेट हैं वो आपको डिसीज़न लेने में मदद करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि लाइक मेरा बॉस तो भाई मेरे से पूछता है कि कोई भी डिसीज़न लेना हो पहले मेरे से कंसल्ट करता है। सो ये उनका सेल्फ मोटिवेशन बूस्ट करेगा। बट इनिशिएटिव का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप जब अपने एम्प्लॉय से जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जैसे कि इसके नीचे इंडिविजुअल काम कर रहा है और ये इसका बॉस है, ये इसका सबॉर्डिनेट है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बॉस और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सबॉर्डिनेट। अब बॉस ने इसको अपॉर्चुनिटी दी कि लाइक भाई मुझे इस चीज़ पे डिसीजन लेना है, लाइक मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ से रॉ मटेरियल खरीद दूँ। अब सबॉर्डिनेट का मतलब ये नहीं है कि वो अलग दिखने के लिए कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ही चला जाएगा, मतलब ये नहीं है कि वो उसे अलग अलग टाइप की सजेशन देगा। और जो एक बार जैसे बॉस सिर्फ इससे सजेशन लेगा, उसकी मर्जी कि वो उन सजेशन को फॉलो करे या ना करे। बाद में सबॉर्डिनेट ये नहीं बोलेगा उसे कि भाई मैंने सजेशन दी थी तूने मेरी सजेशन नहीं मानी। सिर्फ बॉस का काम क्या रहेगा कि अपने सबॉर्डिनेट को एक इनिशिएटिव देना कि आओ आप भी हमें सजेशन दो, और सजेशन मानना या ना मानना ये बॉस की जिम्मेदारी है। मतलब जो मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिए, फिर वर्कर कभी भी उनको फोर्स नहीं कर सकते कि लाइक आपने तो हमसे पूछा था, आपने हमारी सजेशन इम्प्लीमेंट नहीं करी। मैनेजमेंट का काम है कि अपने एम्प्लॉयज़ को एक टाइप का इनिशिएटिव प्रोवाइड करना, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना, और एम्प्लॉयज़ से वो सिंपली सजेशन लेते हैं, कभी भी एम्प्लॉयज़ उनको फोर्स नहीं कर सकते। लाइक हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड। सो एक्स लिमिटेड में एक मैनेजर है जिसको क्या करना है, जिसको रॉ मटेरियल परचेज करना है। सो रॉ मटेरियल परचेज करने से पहले वो क्या करते हैं, वो वर्कर से कंसल्ट कर लेते हैं कि हमें किस टाइप का रॉ मटेरियल खरीदना है ताकि आपकी जो इंजरी वगैरह भी कम हो और आपकी सेहत वगैरह को भी ज़्यादा हार्मफुल हो। सो वर्कर ने उसको सजेशन दे दी। अब जब वर्कर उसे सजेशन दे देंगे, बाद में वर्कर आपकी मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि लाइक हमने तो आपको ऐसे बताया था, आपने ये फॉलो नहीं किया। सो मैनेजमेंट का काम है सिर्फ उनको सजेशन देना और उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना। और जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसकी थिंकिंग पावर को इंक्रीज़ करता है। जो आपके सबॉर्डिनेट है वो सोचेंगे, क्योंकि उनको सजेशन देनी है अपने सुपरवाइज़र को, सो ऑब्वियस सी बात है उनकी थिंकिंग पावर डेवलप होगी। सेकंड बेनिफिट क्या है, कोऑपरेशन होगा। कोऑपरेशन किस भी के बीच में होगा, आपके वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, क्योंकि वर्कर को पता है कि जो उसका मैनेजर है वो पहले उससे डिसीजन लेने में मदद पूछता है कि लाइक मुझे डिसीजन लेना है, अपनी सजेशन दो। सो एक तो इससे कोऑपरेशन बिल्डअप होगा उनके बीच में। और थर्ड बेनिफिट के सेंस ऑफ अटैचमेंट, जो आपके मैनेजर हैं और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक टाइप की अटैचमेंट बनेगी, क्योंकि वो मिलजुल कर डिसीज़न ले रहे हैं। और जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे, थिंकिंग पावर उनकी डेवलप नहीं होगी, उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा, उनके बीच में फाइट्स होंगी, डिस्प्यूट्स होंगे। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि उनके बीच में किसी भी टाइप की अटैचमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपके वर्कर है वो हमेशा मैनेजमेंट को कोसते रहेंगे कि हमसे पूछ नहीं रहे, ये अपने डिसीजन खुद ले लेते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यही बोलता है कि अपने एम्प्लॉयज़, अपने सबॉर्डिनेट्स को पार्टिसिपेट कराओ डिसीजन मेकिंग में, उनको इनिशिएटिव दो, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दो डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड आवर लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पेरेट डे कॉप्स। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो एक मैनेजर है और उसके नीचे जितने वर्कर या जो उसकी टीम काम कर रही होती है,
वो उनमें जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा यूनिटी एस्टाब्लिश करने की कोशिश करे, वो उनमें एज अ फैमिली मेम्बर के हिसाब से रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करे, वो उनको ये बोले कि आप सब एक फैमिली हो और हमेशा एक दूसरे को देखकर चले, मतलब कि प्रॉपर वर्क में हेल्प करे एक दूसरे की, वो उनमें टीम स्पिरिट एस्टाब्लिश करें। सो एस्पेरिट डी कॉप्स हमें बेसिकली यही बोलता है कि मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी एंड हार्मनी। मतलब कि जो मैनेजर है वो हमेशा अपने वर्कर में टीम स्पिरिट एस्टाब्लिश करनी चाहिए, उनमें यूनिटी एस्टाब्लिश करनी चाहिए और उनमें हार्मनी एस्टाब्लिश करनी चाहिए। मतलब कि वो अपने वर्कर को ये बोले कि आप एक दूसरे से अलग नहीं हो, आप एज अ फैमिली हो, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करो। सो मैनेजर जब भी अपने टीम मेंबर से या जो उसके सबॉर्डिनेट उसके नीचे काम कर रहे हैं, जब भी वो उनसे कम्युनिकेट करे, वो हमेशा वर्ड वी यूज़ करे एज़ कंपेयर टू आई। मतलब कि अगर वो कोई भी काम करता है उसे हमेशा ये बोलना चाहिए कि हम इस काम को कर लेंगे, रैदर देन सेइंग कि मैं इस काम को कर लूँगा, क्योंकि इससे उसके वर्कर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हमारा मैनेजर हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है और वो एज अ फैमिली मेम्बर अपने मैनेजर को ट्रीट करेंगे। सो एस्पेरिट डी कॉप्स प्रिंसिपल हमें यही बोलते हैं कि जो मैनेजर है वो हमेशा ये कोशिश करे कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ में अच्छे रिलेशनशिप एस्टाब्लिश कर सकें, कैसे वो उनके बीच में एज अ फैमिली मेम्बर की रिलेशनशिप एस्टाब्लिश कर सके। सो यही बोलते हैं हमें एस्पेरिट डी कॉप्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो कि एक ग्रुप है जिसमें 10 इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं और हर इंडिविजुअल को टारगेट मिला है कि उसको एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब किसी वजह से सपोज करो उनमें से एक वर्कर है वो बीमार पड़ जाता है। सो जब वो एक इंडिविजुअल नहीं आ रहा, सो जो बचे हुए 9 रिमेनिंग इंडिविजुअल हैं, 9 रिमेनिंग वर्कर बचे हैं, उनको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं। जब ये 9 अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, जो एक इंडिविजुअल नहीं आया तब ये उसका काम को परफॉर्म करेंगे। लाइक वो हमेशा कभी भी अपने काम को प्रेफरेंस नहीं देंगे, वो एज अ ग्रुप वर्क को प्रेफरेंस देंगे। सो यही बोलता है हमें एस्पेरिट डी कॉप्स। अब जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उनमें टीम स्पिरिट एस्टाब्लिश होती है। लाइक वो एज अ टीम देखते हैं अपने आप को, रैदर देन कि मैं अलग हूँ ये वर्कर अलग है, वो एज अ फैमिली अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। सेकंड, वो अपने ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ईजिली अचीव तभी होंगे जब पूरा का पूरा ग्रुप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोशिश करेगा। थर्ड बेनिफिट क्या है, उनके बीच में स्वीट रिलेशनशिप एस्टाब्लिश होंगे, क्योंकि वो एज अ फैमिली एज अ टीम मेंबर काम करेंगे। और जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता वहाँ पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं जहाँ पर इस प्रिंसिपल को वॉयलेट किया जाता है। पहला वॉयलेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, कभी भी उनमें टीम स्पिरिट एस्टाब्लिश नहीं होगी, और जब वो टीम की तरह पे काम नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो कभी भी अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि उनके जो रिलेशनशिप रहेंगे उसमें हमेशा बिटरनेस रहेगी। बिटरनेस का मतलब वे कभी भी एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी को देखकर खुश नहीं रहेंगे। सो एस्पेरिट डी कॉप्स प्रिंसिपल हमें यही बोलता है कि मैनेजर जितना हो सके उतनी ज़्यादा टीम स्पिरिट, उतनी ज़्यादा यूनिटी अपनी टीम मेंबर में एस्टाब्लिश करे। जहाँ पर ये यूनिटी रहेगी वहाँ ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव हो जाएंगे। सो ये थे फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स जो कि हमने डिटेल में कवर कर लिए। सो ये थे फ्योल के 14 प्रिंसिपल जो कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिए। अब हमारे पास टेलर के प्रिंसिपल बचे हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.